अब कई बार जब मैं कहता हूं आपसे कि जो सेल है वो ब्रिक के समान है, ईंट के समान है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के समान है, तो आप बोलोगे सर सभी मकानों में को बनाने वाली जो ईंटें होती है वो तो एक समान होती है, पर सेल अलग, आरबीसी अलग। कल मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर आरबीसी का साइज जब लेते हैं वो डायमीटर में क्यों लेते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्यों डायमीटर में लेते हैं? तो मैंने बताया अभी इसमें कि चूंकि ये यदि आप देखोगे इसको तो ये बेसिकली बाइकॉनकेव के सामने से देखोगे आपको स्फेरिकल दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, बीच में दबा हुआ है, साइड व्यू देखोगे बाइकॉनकेव दिखाई पड़ेगा। तो एक्चुअली में आज आप इसका कुछ भी लेंथ निकालोगे तो वो लेंथ नहीं होगा ना, वो तो डायमीटर ही होगा। इसका सर्कल है तो डायमीटर ही निकल सकता है उसका, इसलिए वो डायमीटर में उसकी लेंथ लिखी होती है, ठीक है ना, है ना। फिर हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देख रहे हैं, हम पीछे बेटा वॉइस क्लियर है एकदम, हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, जो अमीबॉइड शेप की, अमीबॉइड शेप मतलब शेप बदलता रहता है इसका, ठीक है, और ये शेप बदलता रहता है क्योंकि इसको निकलना पड़ता है, अब समझो हर कारण, शेप बदलता रहता है क्योंकि इसको कैपिलरी के आर पार निकलना पड़ता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। जब डब्ल्यूबीसी कैपिलरी के आर पार निकलती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, डायपेडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। डायपेडेसिस में डब्ल्यूबीसी जो है वो व्हाइट ब्लड काप्सल जो होते हैं वो कैपिलरी से निकल के बाहर जाते हैं बारीक बारीक छेद से, तो जब बाहर निकलोगे तो थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, ठीक है ना, और ये बाहर निकल के इन्फेक्शन से लड़ते हैं, ठीक है ना, अमीबॉइड शेप के। फिर कॉलमनर एपिथेलियल सेल देख रहे हैं हम, लॉन्ग एंड नैरो सेल है, ठीक है ना। कॉलमनर सेल में न्यूक्लियस हमेशा बेस के पास होता है। ये छोटी छोटी बातें और एनसीईआरटी में मेंशन है, कहां पर? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, ठीक है। तो कॉलमनर सेल जो होती है, कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ होता है, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं नर्व सेल होती है, ब्रांच दिखाई पड़ रही है हमको, ट्रैकिड दिखाई पड़ रहा है हमको, इलॉन्गेटेड सेल है, ठीक है ना, ठीक। फिर हम मीसोफिल सेल देख रहे हैं। मतलब सेल के अलग अलग शेप क्यों होते हैं? पहला तो क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, ठीक है ना, इनका क्या कनेक्शन है शेप का, क्या किसी सेल का शेप बड़ा है तो उसकी फंक्शनलिटी क्या है, छोटा है तो उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उस पर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब हम शेप और साइज की बात करते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड सम पैरामीटर, कि हमें पता होना चाहिए कि याद रखो सेल का साइज नापने की सबसे ऑथेंटिक यूनिट होती है माइक्रोमीटर। क्या होती है? माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू दी 10⁻⁻⁶ मीटर। नहीं मालूम है बेटा? नोट कर लेना, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, क्लियर। 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर लिखो बेटा, नहीं पता हो तो, ठीक है ना, नोट कर लिया करो थोड़ा, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? कितने होंगे? अरे 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? 10 एंगस्ट्रॉम होंगे। अरे 10⁻⁻9 नैनोमीटर है, -10 है एंगस्ट्रॉम, तो नैनोमीटर को अपने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। -9 करोगे ना आप तो 10 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? तो 10 एंगस्ट्रॉम, तो ठीक। तो सेल का साइज नापते हैं बेसिकली हम माइक्रोमीटर में, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको भी माइक्रोमीटर में साइज देते हैं उसका, और जो बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको हम एंगस्ट्रॉम, जैसे डीएनए में हम एंगस्ट्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर है हम उनके लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जो बड़े सेलुलर कंपोनेंट है सेल है उनके लिए माइक्रोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखिए आप, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्लियर। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम तक के स्ट्रक्चर भी हम देख पाते हैं। और मैंने कल भी कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई लेंसेज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का हम उपयोग करते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर एनसीईआरटी क्या लिखता है? मैंने कहा ना आपके, हमारा पूरा फोकस है एनसीईआरटी की लाइनें हमको समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी क्या लिखता है? सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। मतलब सभी सेल एक समान नहीं होती है, ऑल्दो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, ठीक है। लेकिन वो कहता है आपसे कि सभी सेल की साइज एक समान नहीं है, सभी सेल का शेप एक समान नहीं है, और सभी सेल एक्टिविटीज में एक समान नहीं होती है, ठीक है ना। मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो कई सारे फीचर्स को डेवलप करने के लिए बनती है, ठीक है। यूनिसेल से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने, उनमें जो है वो कई सारी कोशिकाएं होती हैं, और ये हेल्प करता है किसमें? डिवीजन ऑफ लेबर में। और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है? इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। और मोर इफिशिएंट होगा, मोर सक्सेसफुल सिस्टम होगा वो, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? लिखते हैं
For example, mycoplasmas, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria would be 3 to 5 micrometer. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला, एनसीईआरटी बहुत ध्यान रखना है, एक एक डेटा उसका याद रखना है आपको। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ध्यान से बात सुना, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो होते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं बेटा, ठीक है, और ये 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं, जबकि बैक्टीरिया होता है 3 माइक्रोमीटर लेंथ का। द क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करेगा, द साइज द माइकोप्लाज्मा आर 10 टाइम स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, राइट और रॉन्ग? राइट, 0.3 माइक्रोमीटर और 3 माइक्रोमीटर में 10 का अंतर आ गया ना बेटा, ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा है आपसे कि ये 0.3 माइक्रोमीटर मतलब बैक्टीरिया की तुलना में माइकोप्लाज्मा कितने छोटे होते हैं, 10 टाइम छोटे होते हैं, पहला पॉइंट। और इतने ही छोटे होते हैं वायरसेस, इतने ही छोटे होते हैं वायरसेस। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा फिल्टर जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, उससे वायरस यदि आर पार निकल सकता है, बैक्टीरिया आर पार नहीं निकल सकता है, तो वायरस के अलावा कौन और आर पार निकल सकता है? कौन निकल सकता है? ठीक है ना, मतलब माइकोप्लाज्मा हमको वायरस के साथ कंफ्यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे पास थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार निकल जाते हैं, इसलिए हमको वो कंफ्यूज कर देते हैं वायरस के साथ में। मतलब बहुत समय तक माइकोप्लाज्मा और वायरस में कंफ्यूजन चलता रहा, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के आर पार निकल जाते हैं, 10 टाइम छोटे साइज के होते हैं। क्लियर? चलिए, एक एक लाइन दिमाग में बस रहना चाहिए हमको, ठीक है। दूसरी बात, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वर्ड ध्यान सुनेगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड, एक अलग से, मतलब सिस्टम की सेल नहीं है ये, एक अलग से, यानी कोई भी एग जो होता है ना वो एक ही सेल होता है, चाहे हैंस एग हो, मुर्गी का अंडा हो, कोई भी एग जो है वो सिंगल सेल है, ठीक है। कोई भी एग जो होता है ना वो एक ही गोल सेल होती है, वो सिंगल सेल होता है, उठ के। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच एक सिंगल सेल है जो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़े साइज है। इससे बड़े साइज की आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो नहीं होती बेटा, ठीक है ना। क्लियर? फिर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आरबीसी जो होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है, उसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। मोर प्रिसाइजली देखें तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना, पर ठीक है 7 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन आपने कल किया था किसी ने डायमीटर के बारे में, तो समझ गए ना बेटा डायमीटर में क्यों नापा इसको हमने, ठीक है। बाई कॉनकेव होती है। अब आरबीसी के बारे में एक बात और पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, बायो की क्लास में पूरा ध्यान समझने पर, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन दी एनसीईआरटी, है ना। जो जरूरत होगी वहां पे नोट्स बनाइएगा, पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए आपके समझने पे बेटा। क्लियर? ठीक है। ह्यूमन आरबीसी की खास बात यह है कि एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो इसका मतलब ये कि कोई भी सिस्टम बगैर बॉस के, बगैर इंफॉर्मेशन के अनंत काल तक काम नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़े समय तक तो काम कर लेगा, जो बना के छोड़ गए थे उस पर काम कर लेगा, है ना। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि मम्मी घर से 2 दिन के लिए कहीं जा रही है, ठीक है, और चिंता है उनको आपकी, तो आपके लिए उन्होंने खाने पीने का सामान बना के कि बेटा यहाँ पे ये रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया, तुम एक काम करना, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी, ये सब कुछ जो है वो तुम्हारे लिए रखा है, तुमको चिंता मत करो, ठीक है ना। घर से चली गई। अब मान लो वो एक दिन किसी कारण से बस लेट हो गई, ट्रेन लेट कैंसिल हो गई, लेट हो गई 2 दिन, है ना। तो अब तो आपको हाथ पैर खटपट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब तो खत्म हो गया सब, और नहीं खटपट करेंगे तो फिर सिस्टम संकट में आ गया। एक सेल के साथ भी ऐसी होता है कि सेल को जो है न्यूक्लियस जो होता है वो सब बना के जाता है उसका, और वो खत्म हो गया क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, यहाँ पर मुझे जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को फिट होने के लिए, क्योंकि जो उसका पर्पज है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। पर्पज ये है उसका कि वो हर जगह पे ऑक्सीजन को पहुंचा दे, ये उसका पर्पज है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे जो पर्पज है वो ये कि बॉडी में हर तरफ ऑक्सीजन को पहुंचा दे वो, ठीक है। और खुद को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके पास, वो भी हट गया होता है, सब हट गया होता है, वो सिर्फ एक थैली बन चुकी होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। मतलब ये है कि जब भी जो है वो कोई बड़ा महान काम करना पड़ता है ना, तो आपको याद रखना इस बात को आप, ठीक है। ये भी बहुत कुछ सिखाती है बायोलॉजी। जब भी कभी आपको पूरे सिस्टम के लिए महान कार्य करना पड़ता है, तो हो सकता है आपको खुद जलना पड़े, आपको खुद कष्ट महसूस करना पड़े, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन, पूरी बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।
खुद का लाइफ सीमित हो गया ताकि पूरी बॉडी जिंदा रहे हमेशा। 120 डेज का लाइफ होता है आरबीसी का, ठीक है ना। एवरीथिंग, एवरी सेल टीचेस अस सो मेनी लेसन्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो इसका डायमीटर पता चला हमें, चलो ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे। नर्व सेल आर दी सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, एंड सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी में जो है वो नर्व सेल है, ठीक है। सबसे लंबी सेल, सबसे 1 मीटर तक लंबी, 90 सेंटीमीटर तक या 1 मीटर तक ये लंबी हो सकती, तंत्रिका कोशिकाएं लंबी हो सकती है, ठीक है ना। दीज सेल्स आर बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। पहली बार यदि मैं आप देखो, आप कई जगह पे कहता है जब हम कुछ चीज का जिक्र करते हैं ना बेटा, तो दिमाग में झट 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 से कई सारे दूसरे बल्ब जलना शुरू होना चाहिए, ठीक है। कि पहली बार हमको तंत्रिका कोशिकाओं का उदय कहां देखने मिला था एनिमल किंगडम में, सिलेंटेटा के अंदर, फर्स्ट टाइम, क्या सिलेंटेटा के अंदर पहली बार नर्व सेल का उदय हुआ था। पोरीफेरा में नर्व सेल नहीं होती है, ठीक है ना, क्लियर है ना। पहली बार हेड का फॉर्मेशन, सिर का फॉर्मेशन कहां देखने मिला था हमको, प्लैटीहेलमिन्थस में देखने मिला था, है ना। बायलेटरल सिमेट्री, सिफलाइजेशन, ये जैसे ही आप कोई चीज को सुनोगे और 3 दिन बाद दिमाग के अंदर 3 दूसरे बल्ब जल जाएंगे ना, बस वही निकलने वाली अवस्था होती है ना, वही सिलेक्ट होने वाली अवस्था होती है ना। चलिए, तो अभी तो मैं आपको इसलिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं आगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी जो है एकदम ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोग पढ़ा जरूर बिल्कुल बेसिक से रहे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि हम में से कई बच्चे, आप में से कई बच्चे 700 के ऊपर नंबर लेकर आना चाहिए। और ये सोच के ही चलना है अपने आप को, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं कि किसी प्रकार रगड़ते हुए घसटते हुए बाउंड्री पे जाकर टच होता है ना, लोग कबड्डी खेलते हुए तब पकड़ दिया और कहीं जाके धोखे से टच कर दिया कहीं जाके, अब नहीं, ठीक है ना। तो हमको थिंक लाइक चैंपियन, शुरू से चैंपियन के समान ही हमको सोचना है, ठीक है। और दिल में कोई डाउट मत रखना। कई लोग ऐसे हैं डिमोटिवेट करते हैं कि ड्रॉपर कभी जो है वो टॉपर नहीं होते हैं, ड्रॉपर कभी एग्जाम टॉप नहीं करते हैं, ड्रॉपर कभी 700 से ऊपर नंबर नहीं ला सकते, तभी तो वो ड्रॉपर है, कोई 700 के ऊपर नंबर पहली बार में नहीं ला पाए। ऐसे वर्ड मैंने सुने हैं कई टीचर्स के मुंह से, ठीक है ना। मैं कहता हूं, जब तुम रणभूमि में हो वही तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट है। जब तुम वहां उतरे हो तो पिछले परफॉर्मेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये गलती हमने, ठीक है, तो आप उसको मानो अनुभव, ये मानो कि फ्रेशर को तो पता ही नहीं है कि पेपर में होता कैसे है ना, इन्विजिलेटर आके क्या करेगा, है ना, कैसे दिमाग खराब करेगा हमारा, ठीक है। हमको तो पता है वो चीज, तो अपन तो उसको अनुभव मान लेते हैं कि ये तो अनुभव है अपना, और टॉप करना आपकी जिद है, मान लो उसको, ठीक है ना।